नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर सामने आई एक रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंसती दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। न्यूज 18 के एहतशाम खान की खबर है कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली को जब सिर्फ 289 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिसकी वजह से कोरोना से प्रभावित 12 राज्यों में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी। अब यह रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और दिल्ली सरकार में किस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, पहले उसे भी सुन लेते हैं। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। ये वो रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें लिखा गया है, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली सबमिटेड इन जून 21, 2021 बाय सब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंटरिम रिपोर्ट की कॉपी है और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई के मुद्दे पर बीजेपी और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए, एक बार वो भी सुना देते हैं आपको। वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी। और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए।
एहतशाम खान, यतेंद्र शर्मा भी जुड़ेंगे और प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ है। एहतशाम, सबसे पहले बात कि ये जो रिपोर्ट है ये एक इंटरिम रिपोर्ट है, इस सब कमेटी की रिपोर्ट है, 126 पेजेस की ये रिपोर्ट है जिसमें कि पूरी तरह से गहन अध्ययन किया गया है कि किस तरह जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा की बात की गई, 4 गुना ज़्यादा। बात ये थी कि दिल्ली के पास जो ऑक्सीजन सप्लाई आई थी उसको इंटरनली जो लॉजिस्टिकल सप्लाई आपको मैनेज करना था वो आप नहीं कर पाए। बात वहाँ पर है, बात ये नहीं है कि आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी मिली कि नहीं, बात ये है कि जो ऑक्सीजन आपके पास थी वो सही समय पर सही अस्पतालों पर आप पहुँचा पाए कि नहीं। और ये जो है ये राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको पूरी रिपोर्ट देखें तो उसमें 2 बातें कही गई हैं। एक जो आपने इशारा किया कि सप्लाई करने की जो विद इन स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार की थी। और रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें ये कहा गया कि जो टैंकर्स थे दिल्ली में मौजूद वो 70% टैंकर्स फुल थे। कई अस्पतालों का भी नाम लिया गया है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर टैंकर्स फुल थे, लेकिन उस ऑक्सीजन को टैंकर से अलग अलग कंसंट्रेटर में और सिलेंडर्स में भर के उसको मरीजों तक पहुँचाना, अस्पतालों तक पहुँचाने का जो संसाधन है वो दिल्ली के पास नहीं था और इसमें काफ़ी दिक्कतें आई। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये भी बताई गई है कि जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो बेड्स अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में, दिल्ली में जितने हॉस्पिटल हैं उसमें कितने बेड हैं, इसका पूरा आंकड़ा है। तो ये जो कमेटी थी उसने उसका अध्ययन किया गया कि जो बेड्स अवेलेबल हैं, जो नॉन आईसीयू बेड्स हैं वो कितने हैं और उसमें कितनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस तरह से उन्होंने जो फॉर्मूला बना के जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उनका ये मानना है कि दिल्ली में अप्रैल से मई के महीने में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो 300 मैट्रिक टन पर डे रोजाना की जरूरत थी। और यही बात सॉलिसिटर जनरल लगातार सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे, केंद्र सरकार ये कह रही थी। आज वही बात कमेटी ने कही है अपनी रिपोर्ट में, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली सरकार का ये कहना था कि जो ज़रूरत है वो 700 से ऊपर यानी कि 1100 से 1200 मैट्रिक टन की ज़रूरत है। अब कमेटी ने ये बात कही है, अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नहीं, ज़रूरत सिर्फ 300 मैट्रिक टन की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त यहाँ की अफरा तफरी जो हालात बने हुए थे यहाँ के, उसको देखते हुए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित किया था दिल्ली सरकार को। तो अब ये कोर्ट में ये मामला 30 जून को सुनवाई होगी, उसमें ये बातें रखी जाएंगी कि कितनी ज़रूरत थी, कितनी मांग रखी गई सामने। एहतशाम, कोर्ट्स की ही बात करते हैं कि जिस दिन 700 मैट्रिक टन मुहैया करी गई थी उस दिन भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाकर कहा था कि अब हमें सिर्फ 490 मैट्रिक टन की जरूरत है। दूसरी बात, जब ये बहस चल रही थी कि दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, तब आइनॉक्स लिंक ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहकर कि देखिए दिल्ली सरकार से ये कैसा ऑर्डर आया है कि जहां मेरे पास जो मौजूद ऑक्सीजन है वो मैं फिलहाल 45 अस्पतालों को पहुंचा रहा हूं, लेकिन दिल्ली की तरफ से, दिल्ली राज्य की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि आप सिर्फ 17 अस्पतालों को पहुंचाइए। तो बाकी जो 28 अस्पताल हैं उनका क्या होगा और उसकी क्या उन्होंने उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या तैयारी की है, ये कहकर आइनॉक्स लिंडे जो है, जो इसका ऑक्सीजन का सप्लायर है, उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि भाई दिल्ली की नीति क्या है। तो साफ ये दिख रहा है कि आपकी जरूरत कितनी थी लेकिन आप उसको इंटरनली सप्लाई नहीं कर पाए, आपकी इंटरनल लॉजिस्टिक्स में कमी थी, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं थी और आप इसे ऑक्सीजन की सप्लाई कर कर दर्शा रहे थे। बिल्कुल, जो कमेटी ने अध्ययन किया है वो इसी बात पर किया है। हालांकि जो आइनॉक्स की बात आप कर रहे हैं वो एक अलग मामला है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सब कमेटी बनाई है वो सिर्फ ये देख रही है कि कितनी ज़रूरत थी और कितना पहुंचाया गया और क्या कमी रही है। तो उसमें इस कमेटी ने ये पाया है कि जो मांगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को रखी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसका असर ये हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि उस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना था, हर राज्य को उनकी ज़रूरत के मुताबिक केंद्र सरकार को ऑक्सीजन आवंटित करना था, उसमें काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि दिल्ली में फोकस आ गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया कि 700 मैट्रिक टन आप रोज़ाना ऑक्सीजन दीजिए और डेली सुबह शाम उसका आकलन हो रहा था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाड़ी कहां पहुंची है, कहां अटकी है, जीपीआरएस से ट्रेस किया जा रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, जो माहौल बना, उसमें दूसरे राज्यों में भी
ऑक्सीजन पहुंचाने में काफी दिक्कत हुई। तो ये बातें रिपोर्ट में कही गई हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पर क्या अब दिल्ली सरकार का कहना है ये देखना होगा जब 30 जून को इस मामले में सुनवाई होती है। मैं जानता हूं कि आइनॉक्स लिंड का मामला दूसरा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार की जो नीति थी उस वक्त ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की और ऑक्सीजन को मैनेज करने की, उधर गड़बड़ थी। और यही बात आइनॉक्स लिंड ने भी कोर्ट में उठाया था, यह कहकर कि अभी तो फिलहाल जितना मेरे पास ऑक्सीजन है उससे मैं 45 अस्पतालों को मैनेज कर रहा हूं। आपने नोटिफिकेशन ये भेजा है कि सिर्फ 17 अस्पतालों को भेजिए, तो बाकी 28 अस्पतालों का क्या? ये उस वक्त की बात थी और तब भी यही बात उठी थी कि आपके पास ऑक्सीजन तो है लेकिन आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, इंटरनली उसकी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना नहीं आ रहा है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी कहती है कहां है रिपोर्ट, लेकिन सबके पास इसकी कॉपी है। ये इंटरिम सब कमिटी, इंटरिम रिपोर्ट है कमिटी की, और कमिटी के जितने लोग हैं, जो मेंबरान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। ये जून 2021 की इंटरिम रिपोर्ट है ये। जी बिल्कुल, लेकिन जो आधार है दिल्ली सरकार का कहने का वो ये है कि उनका कहना है कि उन्होंने तमाम मेंबर से बात की है और मेंबर्स ने उनको ये जानकारी दी है कि कोई भी इस तरीके की रिपोर्ट साइंड और अप्रूव्ड नहीं है। जिस इंटरिम रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी आनंद एक चीज पर ध्यान देना होगा कि 5 लोगों की ये पूरी कमेटी थी, जिसमें से 2, एक जो मैक्स हेल्थ केयर के जो ग्रुप एमडी हैं वो बुद्धि राजा और उसके अलावा जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस रिपोर्ट से असहमति भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कई मामलों को और कई एस्पेक्ट्स को छोड़ा गया है, जिनमें आप बेड ऑक्यूपेंसी की जो बात कर रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ये भी बताया गया है कि जो दिल्ली सरकार के डेटा पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वहां पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन थी उसी के हिसाब से दिल्ली सरकार काम कर रही थी। बुद्धि राजा ने इस बात को लिखा है कि रिफिलिंग को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को इस पूरी रिपोर्ट में नकारा गया है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको इंक्लूड किए जाने की बात थी। ये बात यहाँ पर हुई। इसके अलावा जो रिपोर्ट में अहम है आनंद, वो ये है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि डे 1 से ऑक्सीजन का डेटा मेंटेन नहीं किया गया, सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाद में ये सारी चीजें बाहर सामने आई। ये बात कही गई कि दिल्ली सरकार असल में समझ नहीं पाई कि 4 अस्पतालों के नाम इस इंटरिम रिपोर्ट में दिए गए हैं जिनकी तरफ से सरप्लस डिमांड की गई और इन अस्पतालों को उसकी जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 183 अस्पतालों की कुल डिमांड 200 एमटी से कुछ ज्यादा थी और इन 4 अस्पतालों की डिमांड मिलाकर जो सरप्लस डिमांड ये 4 अस्पताल कर रहे थे ये सीधा 1100 पर जा रही थी। तो वहां पर ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार असल में समझ ही नहीं पाई कि डिमांड और यही तो बात है। और ये जो है ये तो राज्य की जिम्मेदारी है, इसमें केंद्र की गलती कैसे निकाल सकते हैं? केंद्र का काम है कि ऑक्सीजन आपको चाहिए, इसको हम मुहैया कराएंगे, आप जितनी जरूरत है उतनी बताइए, लेकिन जितनी जो जरूरत है उसको पहुंचाने का जिम्मा, इंटरनली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, उसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी, लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी, रिफिलिंग की जिम्मेदारी सब दिल्ली सरकार की है। ये किसी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है यतेंद्र। और इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है, 5 मेंबर की कमेटी में सबने साफ ये लिखा है कि जितनी आपको जरूरत थी उससे ज्यादा की आप डिमांड कर रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, जबकि आपको इंटरनली अगर आपने ऑक्सीजन सही तरह से इसकी सप्लाई को मैनेज किया होता, लॉजिस्टिक्स को, तो शायद कई सारी जानें भी बच जाती और जितना ये पैनिक फैला वो पैनिक नहीं फैलता। देखिए आनंद, अगर इस रिपोर्ट्स की बात करेंगे और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि कोई साइंड रिपोर्ट नहीं हुई है, मेंबर से उनकी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की। लेकिन सवाल अब यहाँ पर भी उठता है, अगर मेंबर्स को जानकारी है कि इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में आई है और दिल्ली सरकार की तरफ से उनसे उसकी पूछताछ भी की गई है, तो उन मेंबर्स ने अभी तक खंडन क्यों नहीं किया? अगर वो अगर ये रिपोर्ट गलत है तो उन मेंबर्स को सामने आना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी कोर्ट के किसी भी नियम का कोई नियम नहीं टूटता है। क्योंकि अगर वो केवल इतना बता दें कि ये रिपोर्ट सही है नहीं है, सही है, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, वो इतना कह सकते हैं, जबकि दिल्ली सरकार उनके हवाले से कह रही है, यानी कि किसी भी सदस्य ने अभी तक खंडन इस रिपोर्ट को लेकर नहीं किया जो उस कमेटी के मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी बात जो दूसरी बात जो आईसीएमआर रिपोर्ट्स की बात जो कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि वो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसको वो फॉलो कर
रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय उनसे सवाल किया था, उनसे उस आईसीएमआर की गाइडलाइन मांगी गई थी, लेकिन गाइडलाइन उनके पास नहीं थी। दिल्ली सरकार ने मना किया कि उनके पास गाइडलाइन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब गाइडलाइन उनके पास है ही नहीं तो वो उसका हवाला क्यों दे रहे हैं। जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल और किया था कि मुंबई में जब पीक पर जब जो कोरोना लहर थी तब 95,000 मरीजों पर करीबन 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन दिल्ली में उन्हीं आंकड़ों पर यानी कि 95,000 मरीजों के ऊपर 700 मीट्रिक टन की जरूरत क्यों हो रही है, 900 मीट्रिक टन 700 से 900 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार क्यों मांग रही है। तो इसको लेकर कड़ी फटकार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और उसी के बाद ये ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। तो तमाम सवाल हैं जो बीजेपी ने सीधी सी बात लगाया यह है कि आपको जितनी जरूरत थी आपने उसको भी ठीक से मैनेज नहीं किया। आप बस ये कहते रहे कि हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके पास जितना था उसको भी आपने ठीक से मैनेज नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार आइनॉक्स लिंड की बात करता हूं और उन्होंने कोर्ट में जाकर जो कहा था उसकी बात करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा इस वक्त तो हम 45 अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं, आपने उस लिस्ट को रिड्यूस कर 17 कर दिया, तो बाकी 28 अस्पतालों का क्या। यह सवाल दिल्ली सरकार से कोर्ट में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लायर खुद पूछ रहा था। तो तभी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा था इंटरनली लॉजिस्टिकल सप्लाई का ऑक्सीजन का। वही ऑक्सीजन संकट पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बहाने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार को निशाने पे लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा की और बाकी प्रदेशों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनको कमी पड़ी। शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज इसी विषय पर बोल रहे हैं। इसके ऊपर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। अगर हस्ताक्षर हैं तो मैं संबित पात्रा जी से कहूंगा कि आधे घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हस्ताक्षर दिखा दें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हस्ताक्षर कहां है, पर हस्ताक्षर से ज्यादा 126 पेज की जो रिपोर्ट है उसके तथ्य पर से तो नहीं नकार रहे हैं। उसके तथ्य को पढ़िए, एनेक्सर पे एनेक्सर लगे हैं, आंकड़े लिखे गए हैं उसमें और एक बेसिस बनाया गया है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट है। और ये इंटरिम रिपोर्ट है जिसकी कॉपी सबके पास है और बीजेपी ने इसको जग जाहिर की है। अब इसी बीच ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी रिपोर्ट पर बीजेपी और दिल्ली सरकार ने एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, और 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का। तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी जानते थे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए हैं। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है, इसका जवाब कौन देगा। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहाँ संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। अब सीधी सी बात समझ ले, दर्शकों को मैं भी ये बताना चाहता हूं एहतशाम, 2 चीजें हैं। एक, ये ऑक्सीजन का सप्लाई बेस है, जहां तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। ये एंड पॉइंट है, यानी अस्पताल हैं सारे, बहुत सारे। अब यहां से लेकर इन अस्पतालों में जहां पेशेंट्स हैं वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। अब यहां पर भले ही आपकी रिक्वायरमेंट 300 मीट्रिक टन हो या 400 मीट्रिक टन हो, यहां जितना भी बढ़ा दें, लेकिन अगर आप सप्लाई यहां तक नहीं पहुंचा सके एंड पॉइंट तक, तो फिर वहां तो किल्लत रहेगी ही। और यही तो ये रिपोर्ट कहता है कि अगर आपने मुंबई के साथ, जैसे यतेंद्र कह रहे थे, पेशेंट लोड सेम है, केस लोड सेम है, मोर्टेलिटी वहां पर मुंबई में ज्यादा है, पर यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड जो है 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा कैसे हो सकती है? लॉजिकली ये नहीं, ये लॉजिक बनता है। यानी कि आपके पास ऑक्सीजन था लेकिन आप उसकी सप्लाई नहीं समझ पाए।
एंड पॉइंट तक जो सप्लाई है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, वहां पर आप नहीं कर पाए और यहीं पे आप कहते रहे कि यहां ऑक्सीजन कम है, जबकि यहां ऑक्सीजन कम था और ये पहुंचाने का, इस गैप को जोड़ने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी। बिल्कुल, और जब ये इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट कमेटी का गठन किया था, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और ये बात बिल्कुल छुपी हुई नहीं है। सबको पता है कि मिसमैनेजमेंट बहुत हद तक हुआ है, कि कई बार ऐसा भी हुआ कि टैंकर्स आकर खड़े हैं, लेकिन उसका करेंगे क्या ये किसी को पता नहीं था। अस्पताल को पता नहीं था कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम कहाँ रखें, कहाँ स्टोर करें, या अगर कोई बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन आ गया, उससे किसी छोटे सब सेंटर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो छोटे छोटे सिलेंडर्स चाहिए हैं वो नहीं थे। तो ये मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम था और दिल्ली सरकार अचानक से जब ये सारी चीजें हुई तो उसको मैनेज नहीं कर पाई। ये बात एक सच्चाई है और इसको कबूल करना होगा, ये इसको छुपाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड का सवाल है, उसमें दिल्ली सरकार को ये जवाब देना होगा कि अगर उन्होंने मिसमैनेजमेंट, एक अलग बात है कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर आपने बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात मांगी है, ऑक्सीजन मांगी है, जिसका असर दूसरे जगह पर भी हो रहा है, वो भी मरीज हैं, वो भी इंसान हैं, तो ये सारे जवाब जो हैं वो दिल्ली सरकार को अब कोर्ट के सामने देने होंगे। बिल्कुल। और एहतशाम, ऐसे मुश्किल वक्त में कैसे हम सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करें हमारी सप्लाई चेन को, इस पर तवज्जो होनी चाहिए, ताकि अन्य राज्यों में भी तो लोग हैं, इंसान हैं, उनकी भी जानें हैं। आप आर्टिफिशियली ये कहते रहें कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, पर आपको खुद सप्लाई मैनेज करना नहीं आया, तो जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। अब वहीं ऑडिट कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेताओं ने भी दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है ये बहुत भयानक है। सफ़ेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ाकर 4 गुना ज़्यादा झूठी डिमांड केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने बताई। कोर्ट को झूठ बोला, जनता को झूठ बोला, टीवी में विज्ञापनों पे झूठ बोला और उसके कारण 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी, लोगों की मौतें हुई और दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। यह आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा? भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई थी कि जिस प्रकार से कोविड के पीक के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा जो राजनीति खेली गई थी कि हमें दिल्ली के लिए 976 मीट्रिक टन चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। इस बात की तस्दीक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कर ली गई है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब मांग रहे थे वो 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा था जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की। उस वक्त किस तरह का पैनिक क्रिएट किया गया, किस तरह से किल्लत जताई गई और अपनी नाकामयाबियत को आपने किसी और के सर पर मंडना चाहा, ये इल्ज़ाम बीजेपी लगा रही है। यतेंद्र, एक इंटरेस्टिंग बात है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह गए कि 24 जून को ये रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट हो चुकी है। यानी वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास है उस पर तो इन सारे जो पैनल मेंबर्स हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। भले ही जो कॉपी वहां पर आज मीडिया के समक्ष है और बीजेपी ने प्रस्तुत की है उस पर सिग्नेचर्स नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इस ऑडिट पैनल की रिपोर्ट तो सबमिटेड है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से यही बताया गया है कि जो रिपोर्ट्स उन्हें मिली है सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद मिली है और इसमें जो मेंबर्स हैं उनका एफिडेविट इसके साथ है, ये दावा किया गया है। हालांकि कितना सही है कितनी गलत ये रिपोर्ट है ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो बीजेपी ने आरोप लगाया वो अपने आप में काफ़ी गंभीर है, क्योंकि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, कई बच्चे यतीम हुए और वो भी ऐसी स्थिति में कि जब ऑक्सीजन आपके पास पर्याप्त मात्रा में है और उससे ज़्यादा 4 गुना आप डिमांड कर रहे हो, अगर ये रिपोर्ट सही है और उसको लेकर पूरे देश भर में पैनिक फैलाया गया कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, लोगों में डर और भय का माहौल हुआ। जो बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार के ऊपर कि
जानबूझकर ये किया गया अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हमारी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात हुई, उन्होंने भी साफ कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो लोगों के भले के लिए काम किए जा रहे थे उनमें भी सियासी व्यवधान दिल्ली सरकार के द्वारा जानबूझकर डाला गया। और ये जानबूझकर जो डाला गया ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसे मजाक के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ये सच में एक गंभीर मुद्दा है जो लोगों की जान के खिलवाड़, उनके खिलवाड़ किया गया उनकी जान के साथ। बहुत ही संगीन और गहन आरोप है। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट हो चुका है इसी 5 मेंबर की कमेटी में जिनके नाम इस पे लिखे हैं। 126 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ ये कहा गया है कि जितनी जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा आपने मांग की और जितनी आपके पास थी उसको भी आप ठीक से अस्पतालों के पास पहुंचा नहीं सके। और आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ इस ऑडिट पैनल ने इस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है। 30 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, देखते हैं कोर्ट क्या कहती है। अखाड़ा में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बड़ी खबर आ रही है। पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले सुशील को आज मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट भी किया गया। अमित सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी अमित। देखिए, सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, रोहिणी कोर्ट ने बढ़ाई है और इसके साथ ही साथ सुशील कुमार को शिफ्ट किया गया है दूसरे जेल में। दरअसल आज न्यायिक हिरासत सुशील कुमार का खत्म हो रहा था, जिसके बाद जो है सुशील कुमार को तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें रोहिणी कोर्ट ले आया गया था और उसके बाद जो कोर्ट की तरफ से जो दलीलें दी गई थी कि उनका मेडिकल सही तरीके से कराया जाए, रोहिणी कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहलवान सुशील कुमार का मेडिकल कराया जा रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है और उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। जिसके बाद कोर्ट ने 9 जुलाई तक का न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है पहलवान सुशील कुमार का। जी अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, ये बड़ी अपडेट है। इससे बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ अखाड़ा में एक और बड़ी खबर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। धर्मांतरण मामले में जिस तरह से विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, उसके बाद ईडी अब मामला दर्ज कर अब इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ईडी ने इस मामले में यूपी एटीएस से मामले से जुड़ी एफआईआर और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे हैं। अब इसी बीच उमर गौतम, काजी जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि धर्मांतरण प्रकरण में हवाला के जरिए उमर गौतम के पास पैसे आ रहे थे। यूपी एटीएस को कुछ विदेशी खातों से ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले हैं। विदेशी फंडिंग कहां से हुई, हवाला के जरिए किन किन खातों से ये पैसे कैसे लाए गए, इन सब पर अब जांच होगी। इस बीच यूपी के बाहर कई राज्यों में भी एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। छापेमारी में यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज, साहित्य और वीडियो भी मिले हैं। जितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है, एटीएस और पुलिस की टीमें उनसे संपर्क कर रही हैं। उनके परिवार वालों से पुलिस लगातार संपर्क में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह विदेशी फंडिंग का मामला सामने आ रहा है और आतंकी संगठन जैसे का नाम आ रहा है? देखिए, यूपी पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ काफ़ी डिटेलिंग की है। अब आपके संज्ञान में है कि गाजियाबाद में एक इनपुट मिला था लगभग 20 दिन पहले। उसको जब फॉलोअप किया तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम आपने लिया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। हवाला की बात सामने आ रही सर? जी, ये संभव है कि हवाला की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। कहाँ से सर? ये अभी पूरा डिटेल किया जा रहा है। जो एक विदेशी बैंक अकाउंट, मतलब विदेशी बैंक के अकाउंट जो है मिले हैं, उसमें जो है फंड्स आए हैं, वो कहाँ से आया है, क्या वो नियम से आया है कि नहीं आया है। तो पहला तो बिंदु यह है कि ये फंड्स आ कहाँ से रहे थे, क्योंकि जब फंडिंग हम क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने फंड किया है उनकी मंशा स्पष्ट हो। टेरर एंगल की भी जांच हो रही है। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जैसे मोहम्मद जैसे लोगों की साजिश है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और दिन प्रतिदिन जो है इसकी मॉनिटरिंग सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है और कहा गया है कि इसमें हर हालत में जो हमारी टीम्स हैं वो न केवल हमारे प्रदेश के अंदर लेकिन प्रदेश के बाहर सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ उन स्टेट्स की पुलिस के साथ भी संपर्क करें, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का पूरी व्यवस्था थी इसमें मूक बधिर जो है व्यक्ति थे, बच्चे थे, तो ऐसे में इन लोगों का पूरा इनके परिवार वालों से संपर्क करके इनके परिवार वालों को कई जगह जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का जो है हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जानकारी करके इसको बहुत गहराई से देखा जा रहा है। अजीत सिंह और अमित सिंह वहां साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, दिन ब दिन ये जब जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। मुझे ज्ञात है उस दिन जब बात कर रहे थे किसी एक परिवार से जिनके पुत्र का धर्म परिवर्तन हो गया था और परिवार को पता भी नहीं था, तो उस पिता ने ये कहा था कि वो चौंक गए थे कि जिस तरह का वो वीडियो देख रहा था वो फिदायीन टाइप वीडियो था और उसको देखकर वो चौंक गए। और आज अभी अवनीश अवस्थी जी कहते हैं कि इसमें एक टेरर ग्रुप से जुड़े हुए बात भी है कि ये हवाला, ये जो पैसा, ये फंडिंग आ रहा था और वो जिसके लिए जवाबदेही जिसकी तरफ थी वो जैश भी हो सकता है, जैश जैसा ये कुख्यात ये टेररिस्ट आउटफिट भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आनंद, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की एटीएस के साथ साथ अब एफटीएफ को भी लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश सहित 24 राज्यों में यूपी की एफटीएफ और एटीएस काम कर रही है। जो वीडियो जो बरामद हुए यूपी एटीएस को, एफटीएफ को, उसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य, वीडियो जिसमें बच्चे जो है आधुनिक हथियार चलाते नजर आ रहे हैं, मानव बम का विस्फोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आप ये सब दिखा के ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसीलिए विदेशी अकाउंट मिले हैं। खुद एसीएस अवनीश अवस्थी ने बताया कि विदेशी अकाउंट की हम जांच कर रहे हैं और इस अकाउंट के जरिए हम जो उमर का पूरा नेटवर्क है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का नाम सामने आया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी चौकन्नी है, क्योंकि वो जानती है जिस तरह से ये मामला धर्म परिवर्तन से शुरू हुआ, दाफना मंदिर से शुरू हुआ और धर्म परिवर्तन तक पहुंच गया, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 60 से अधिक यानी 5 दर्जन से अधिक लोगों को यूपी एटीएस और एफटीएफ ने जो है पूछताछ की है, जिसमें लखनऊ का जो अल हसन है, जो सेंटर है जहां पर 2 बार एटीएफ दबिश दे चुकी है, नोएडा की जो जहां मूक बधिर बच्चे की जो सोसाइटी थी उसके जो संस्थापक हैं उससे पूछताछ कर चुकी है। तो लगातार पूछताछ की जा रही है और 150 से अधिक लोगों की सूची जो उम्र के नजदीकी थे, जो धर्म परिवर्तन के रैकेट में शामिल थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी तलाश भी की जा रही है और लगातार जो दबिश का जो छापेमारी का दौर है वो लगातार चल रहा। तो अब चूंकि विदेशी फंडिंग का मामला आ गया है, उसमें कई विदेशी खाते मिले हैं, उसमें पैसा कैसे आया, नियम से आया कि नहीं आया, कौन कौन लोग इसके पीछे, इन सब की जांच हो रही है और सरकार ने कहा कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जी, अब वहीं जबरन धर्मांतरण की जांच में जुटी यूपी एटीएस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में एटीएस की टीम लखनऊ के मलिहाबाद अल हसन इंस्टीट्यूट में पहुंची है और इसी बीच उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उमर गौतम अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब इसी बीच एजेंसियों को धर्मांतरण गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के भी प्रमाण मिले हैं। धर्म परिवर्तन के बाद मूक बधिर बच्चों के जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के भी सुराग मिले हैं। अब इसके अलावा यूपी पुलिस ने 24 राज्यों में धर्मांतरण का दावा भी किया है। अजीत सिंह की खबर है कि एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण करा चुका है। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन अहम सबूत मिल रहे हैं, अहम खुलासे हो रहे हैं और आज जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण है और इससे धर्मांतरण का धंधा है, इसको न कोई संविधान इजाजत दे सकता है या देता है, न कोई सरकार इजाजत दे सकती है, न समाज इजाजत देता है। और जो लोग भी इस तरह का अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के जो अपराधी हैं वो और उन अपराधियों के आका, वो भी धीरे धीरे एजेंसियों ने उनके जो है वो पूरे के पूरी जो है वो जुगड़े भाग उनके जो चल रहे थे वो पता लगा लिया है और वो पूरी तरह से बेनकाब भी होंगे और कानून का फंदा उन तक पहुंच गया है।
लेकिन अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी इसी तरह से ये इसमें चुनाव से कहाँ मतलब है? धर्मांतरण जो है वो क्या अपोजिशन करा रहा था क्या? पहले बताया कि कौन करा रहा था? धर्मांतरण सही है कि नहीं? धर्मांतरण जो जबरदस्ती धर्मांतरण का धंधा था वो सही है क्या? इसमें क्या है? इसमें राजनीति कहां से आ गई पूछते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इसमें अब हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप नहीं, उसका इनका इन्वॉल्व होना, इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना, क्योंकि इसके तार जो हैं हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। ये पैसा आ कहां से रहा है, किन किन अकाउंट से आ रहा है, हमें धीरे धीरे जैसे परतें खुल रही हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट, सोची समझी गहन साजिश लग रही है, जहां पर लोगों को ब्रेन वॉश कर कर समाज के पिछड़े तबकों से और जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, मूक बधिर बच्चों को भी ब्रेन वॉश कर कर उन्हें ह्यूमन बॉम्ब तक बनाने के सुराग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से एनआईए की टीम ने सबसे पहले इस मामले में माफी चाहता हूं, जिस तरीके से एटीएस की टीम ने सबसे पहले इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनको दस्तावेज बरामद हुए, उस दस्तावेज से कहीं ना कहीं जो विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया और उसी के बाद ईडी ने आज पीएमएलए के तहत इस मुकदमा दर्ज किया। अब ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी किस तरीके से मलेशिया, कतार और साथ ही साथ पाकिस्तान का आईएसआई के तार किस तरीके से इस गैंग के साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये केवल नोएडा गाजियाबाद का मामला नहीं है। ये मामला जो है, जो इसका जो मुख्य आरोपी है उमर, उसका जो तार है वो लखनऊ से लेकर बनारस तक, फतेहपुर से लेकर बरेली तक पूरा फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं पुलिस के पास अब जो है 150 लोगों की ऐसी लिस्ट है एटीएस के पास जो कि उमर के सहयोगी होने का आरोप है। अब जाहिर है जब इनका कच्चा चिट्ठा जो है एटीएस के पास है तो एटीएस इन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। तो वहीं ईडी जो है अब शिकंजा कसेगी उन लोगों पर, उन एनजीओ पर जो विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए थे और उनसे पूछेगी उनको। जाहिर तौर पे जैसे कि अभी बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि एटीएस के मुख्यालय में 150 से ज्यादा लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है इस पूरे मसले पर। क्योंकि अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जिस परिवार के बच्चे धर्मांतरण कर रहे थे उसके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को ये मालूम ही नहीं था कि उनके ये हो रहा है। और ऐसा ही एक और केस अमित अभी आ रहा है, मैं जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, समय कम है हमारे पास यहाँ अखाड़ा में। आपको कानपुर के एक ऐसे परिवार की कहानी बताते हैं जिसका दावा है कि उनका बेटा आदित्य जबरन धर्मांतरण गिरोह के चंगुल में फंसकर अब्दुल्ला बनकर घर लौटा। परिवार का आरोप है कि उनका बेटा आदित्य धर्मांतरण गिरोह का शिकार हो गया। परिवार के मुताबिक आदित्य के मन में पहले हिंदू धर्म के प्रति संदेह पैदा किया गया, फिर जहर घोला गया, जिसके बाद आदित्य मार्च में घर से अचानक गायब हो गया। बाद में आदित्य के केरल में होने की खबर मिली। आदित्य फिलहाल घर लौट चुका है। एटीएस ने आदित्य के घर जाकर उससे पूछताछ भी की। आदित्य से एटीएस की पूछताछ में कई बड़ी सारी जानकारियां भी मिली हैं। अजीत हमारे साथ है। अजीत, ये आदित्य जो है वो खुद बोल सुन नहीं सकता, लेकिन इसको साइन लैंग्वेज के थ्रू रेडिकलाइज किया गया और इसे केरल क्यों ले जाया गया? देखिए, बिल्कुल इनका नेक्सस पूरे देश में फैला हुआ। हमने पहले भी आपको बताया कि 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर उमर गौतम कोई छोटी चीज नहीं, बड़ा जो एक कहते हैं कि बड़ा ब्रेन वाशर है। और धीरे धीरे जो उन मूक बधिर बच्चों को, उनको वीडियो दिखाकर, उनको जो साहित्य है वो दिखाकर, उनको समझाकर उनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं। इसी तहत उसको केरल लेके चले गए, उसको घर लाया गया। जब एटीएस पूछताछ करने लगी, मीडिया पहुंचने लगी, तो उसने बाथरूम में अपनी जो दाढ़ी थी उसको बना लिया और बार बार अपनी माँ से ये कह रहा था कि इशारे में कह रहा था कि क्यों ये लोग आ रहे हैं, क्यों मेरी फोटो छप रही है, क्यों मेरी जो मुझे दिखाया जा रहा है। तो एक दबाव जरूर बना उसके ऊपर, लेकिन उसके ब्रेन को वॉश किया गया, जो उसको वहां ले जाया गया केरल में। क्या वो केरल में जाकर वहां भी इनका कोई सेंटर है जहां वो ब्रेन वॉश करते हैं, या इनके मुफ्ती काजी जो भी होते हैं, इनके जो नेक्सस है उसके रैकेट के तहत ऐसे बच्चों को बाहर ले जाया जाता? क्योंकि कई सारे मसले आए हैं कश्मीर से लेकर केरल तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। तो इन मदरसे हों, चाहे फिर ये धार्मिक संस्थान हो, एनजीओ, ऐसे 60 एनजीओ हैं, 60 से 65 जिनकी तलाश जो टारगेट पर है खुफिया एजेंसियों को, और कार्रवाई की जा रही है। जी अजीत, अमित, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। ये धर्मांतरण रैकेट अब 24 राज्यों में इसकी अब तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही है, और साथ ही एनआईए के साथ साथ ईडी जैसी एजेंसियां भी इसकी एक एक परत को खोलने में लगी हैं, खंगालने में लगी हैं। और न्यूज़ 18 इस इन्वेस्टिगेशन पर अपनी नज़र बनाए रखेगा और आपको खबरों के जरिए आगे बनाए रखेगा। फिलहाल अखाड़ा में आपसे वक्त हो चला है नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी अर्पिता के साथ।